बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसका नाम प्रिंस था। एक दिन प्रिंस दादी के लिए जंगल से लकड़ी लेने जाता है। ठीक उसी वक्त रास्ते में एक किताब मिलता है जिसे प्रिंस लेकर अपने घर आ जाता है, जिसमें जादुई दुनिया के बारे में बताया गया था। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और जादुई दुनिया के बारे में नए नए रहस्यों को जाना। उसी समय उसकी दादी कहती है, प्रिंस बेटा, क्या तुम भी ये पुरानी किताब में टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाकर पढ़ाई करो। दादी, आप भी गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटा, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम है। पिछली बार तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आए थे। इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करो ताकि अच्छा नंबर आए, ताकि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। ठीक है दादी, पर ये बहुत अच्छी और जादुई किताब है। मुझे ये किताब तो बहुत पसंद है। आप आकर देखिए ना। दिखाओ, मैं भी तो देखूं। आखिर ये कौन सी किताब है? ये तो जादुई किताब है। तुम्हें कहाँ से मिला? दादी, ये किताब मुझे जंगल में मिली। रास्ते पर पड़ा हुआ था। बेटा प्रिंस, ये कहानी बरसों पुरानी विक्रमादित्य की है, जो एक बेताल के साथ रहता था। किताब के अनुसार जादुई दुनिया की प्रवेश द्वार इसी गांव के पास है। प्रिंस ने निश्चय किया उस द्वार तक पहुंचने का। जब वो द्वार के पास पहुंचा, तो उसने एक चमत्कारी प्रकार के प्रवेश द्वार को देखा। वो धीरे धीरे उसे खोलने का प्रयास करता है और चारों ओर से उसे एक जादुई रोशनी महसूस होती है। जैसे ही वो द्वार में प्रवेश करता है, वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। जादुई दुनिया उसे अपनी सुंदरता से मोहित करती है। वो वहाँ रहने वाले जादुई प्राणी मोर से मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये एक जादुई दुनिया है। मेरा नाम प्रिंस है। मैं यहाँ एक जादुई किताब पढ़कर आया हूँ। मैं यहाँ सभी चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, आगे जाकर सभी चीज तुम्हें दिख जाएंगे और कोई चीज से छेड़खानी मत करना, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मोर जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे किसी का नुकसान हो। ऐसा कहकर प्रिंस ने जादुई दुनिया में अनोखे और रोचक चीजों को देखा, जो उसकी दिलचस्पी बढ़ाते गए। वो वहाँ खोया हुआ रहता है, पर जादुई दुनिया के सभी रहस्यों को खोजता है। जब प्रिंस ने जादुई दुनिया के विभिन्न कोनों को खोजते हुए एक जादुई झरने के पास पहुंचा, तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति से मिला। वो बूढ़ा व्यक्ति प्रिंस को उसके साथी की तरह संभालता है और उसे जादुई दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करता है। प्रिंस की इस नई मित्रता ने उसकी यात्रा को और भी रोचक और अद्भुत बना दिया। वो उसे बताता है, इस जादुई दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य उसकी अंतिम सीमा में छुपा है और उसका हल अदृश्य छोर पर है। प्रिंस उसके शिक्षा से प्रेरित हो जाता है और अपनी यात्रा को जारी रखता है। अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए प्रिंस और बूढ़ा व्यक्ति मिलकर जादुई दुनिया के रहस्यों को सुलझाते आगे बढ़ता है। उनकी यात्रा में उन्हें विभिन्न जादुई प्राणियों और स्थलों से गुजरते हुए अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान का पता चलता है। धीरे धीरे वे जादुई दुनिया की सभी अद्भुतता को समझते हैं और उसके सभी रहस्यों का खुलासा करते हैं। इस यात्रा में उनके साथ जुड़ी अग्नि के साथ हुई रोचकताएं और जादुई चुनौतियां होती है, जो उन्हें और उनकी मित्रता को और मजबूत बनाता है। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और मिलकर हर बाधा का सामना किया। आखिरकार उन्होंने जादुई दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा किया और लौटने के समय विचार किया। ये सफर हमें एक नया दृश्य दिखाने के लिए एक अद्वितीय और अनोखे अनुभव के रूप में यादगार रहेगा। ये जादुई दुनिया मुझे भी याद रहेगा और आपका साथ भी। जब प्रिंस और बूढ़े व्यक्ति ने जादुई दुनिया की सफर पूरी की और अंत में उन्हें एक जादुई वस्त्र मिला, तो उनकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया। ये वस्त्र उन्हें खुशियों और सफलताओं की बारिश लगने लगी। जैसे ही वे अपने गांव लौटे, उनके जीवन में बदलाव आने लगे। जब प्रिंस ने वो जादुई वस्त्र पहना, तो उसके दिनचर्या में नई शक्ति और खुशी का आभास होने लगा। उसका काम भी सुखद और सफलतापूर्ण होने लगा। दादी, देखो मैं कितना भाग्यशाली हो गया हूँ और मैं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम और तरक्की करो और आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। दादी, मैं यात्रा करना चाहता हूँ।
और उस जादुई दुनिया का अदृश्य हल निकालना चाहता हूँ। आप मुझे वहाँ जाने के लिए मना नहीं कीजिएगा, प्लीज दादी। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर तुम अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति भी जादुई वस्त्र के प्रभाव में आनंद लेने लगा। उसके भी जीवन में सुख और समृद्धि आई। प्रिंस और वो बूढ़ा व्यक्ति फिर दोनों मिलकर जीवन की हर दिशा में खुशियों का सामंजस्य स्थापित करने लगे। जैसे जैसे वे जीवन के हर पल को साथ में बिताते गए, वे जादुई वस्त्र के प्रभाव को और भी महसूस करने लगे। उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी से भरने लगी। इस तरह वे अपने जादुई वस्त्र के साथ एक नए और सुखद जीवन की ओर बढ़ते गए। कृष्णा नगर गाँव में राजू और उसकी पत्नी रहा करते थे। लता 9 महीने पेट से थी। आधी रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। सुनिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। गीता, थोड़ा धैर्य रखो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। ऐसी हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। लता दर्द से चिल्ला रही थी और राजू बेबस होकर कभी लता को देख रहा था तो कभी दरवाजे पर जाकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में बच्चे की रोने की आवाज आती है। लता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लता अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है और अपनी बेटी का चेहरा देखते ही सारा दर्द भूल जाती है। लता, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है, देखो ना, बिल्कुल तुम पर गई है। और वो दोनों बहुत खुश थे। 2 दिन के बाद वहाँ राजू का बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी ललिता आते हैं। मोहन ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और वो शहर में जाकर रहता था। अरे भैया, आप आ गए। देखो, हमारे घर पर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। मोहन एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजू ने अपने बड़े भाई को अपना पहला बच्चा देने का वादा किया था। अरे ये क्या, तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है। तुम दोनों भूल गए क्या? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो, सब मेरी बदौलत है। ये सब कुछ नहीं तो तुम दोनों यहाँ से भूखे मर जाते। ललिता, उठाओ इसे, इस लड़की को मेरे साथ लेकर चलो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे लेकर मत जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और उनकी बेटी को मार देते हैं और वो उसे खेत में दफना देते हैं। उसके बाद वो हर 2 महीने के बाद गांव आते और लता को बेटा पैदा करने के लिए परेशान करते थे। कुछ महीने बाद लता फिर से माँ बनने वाली थी। तभी मोहन और ललिता आते हैं और लता को एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसके बच्चे की जांच करवाते हैं। पता चलने पर कि कोख में पल रहा शिशु एक बेटी है, तो उसे वो पहले ही मारकर उसी खेत में दफना देते हैं। डॉक्टर बोल रहे थे, बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, इसीलिए उसे नहीं रख सकते। लता बहुत दुखी थी और वो बहुत रोती है। ऐसे ही हर बार लता की बेटी को मारकर एक जमीन में दफना दिया जाता था। आप हर बार मेरे बच्चे को मरवा देते हो, इस बार मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे, जो इतने पैसे तुमने पहले लिए हैं और मेरे खेत, जो तू अनाज खा रहा है, उसका पैसा कौन देगा? ललिता और मोहन लता को गाड़ी में डालते हैं और उसको अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बार फिर से बेटी ही थी, इसीलिए वो उसे भी मार देते हैं और उसे भी बाकी 4 बेटियों के साथ दफना देते हैं। मुझे तो लगता है ये हमें बेटा दे ही नहीं सकती। आप इन्हें यहाँ से निकाल दो। कितने समय से मुफ्त की रोटियां खाए जा रहे हैं ये लोग। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजू और उसकी पत्नी को धक्के मारकर अपने गांव के बाहर निकाल देता है और अपनी सारी जमीन भी उनसे ले लेता है। लता और राजू अब बेघर हो गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते उन्हें मोहन के खेत के पास ही एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। आज हम यहीं इस झोपड़ी में रह लेते हैं, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। राजू और लता उस खेत के पास बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है हमें। भगवान को हमारी फूल जैसी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी नीचे वो 5 बच्चियां आपस में बात कर रही थी। हमारी चाचा ने हमारे माता पिता को बहुत दुख दिया है
और हम सबको भी हमारे माता पिता से दूर किया है। माँ और पिताजी बहुत दुखी है। हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो हमें माता पिता को खाना देना चाहिए। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। जहाँ ये पांचों बच्चियां दफनाई गई थी, वहाँ पहले इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था। साथ में ये झोपड़ी थी, लेकिन मोहन ने वो मंदिर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मंदिर में बसे भगवान की ही कृपा से वो पांचों बच्चियां अभी भी जिंदा थी। पांचों बच्चियां अपनी अपनी नाभि में से एक फूल गोभी उगाती है। अगले दिन जब राजू और लता उठते हैं, तो वहाँ 5 फूल गोभी को देखते हैं। अरे देखो, यहाँ 5 फूल गोभी लगी है। कल तक तो यहाँ कोई भी सब्जी नहीं थी, फिर ये फूल गोभी कहाँ से आ गई? आज हम यही फूल गोभी खा लेते हैं। वैसे भी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजू जैसे ही फूल गोभी तोड़ता है, उसको किसी के करहाने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऐसे ही राजू एक एक करके 5 फूल गोभी तोड़ लेता है। लता, तुम्हें पता है, जब मैं इन फूल गोभियों को तोड़ रहा था तो मुझे किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को दर्द हो रहा है। कुछ दिनों से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, शायद उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा जी। लता उस फूल गोभी को आग में पकाती है और दोनों पके हुए फूल गोभी को खाते हैं। अगले दिन वहाँ फिर से 5 फूल गोभी उग जाती है। यह रोज रातों रात यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आ रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। जब तक हमारे रहने और खाने की कहीं व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम यहाँ तो रह ही सकते हैं। इधर मोहन और ललिता को पता चलता है कि वो दोनों उनके पुराने मंदिर वाले खेत के पास रह रहे हैं, तो वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और देखो, हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे होंगे। अरे तुम दोनों अभी तक गांव छोड़कर नहीं गए और यहाँ हमारे ही खेतों की सब्जियां खा रहे हो? भैया, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास अभी ना कोई दूसरी जगह है जाने के लिए और ना ही हमारे पास कुछ पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर कुछ खाने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कर सके। हमें कुछ दिन यहीं रहने दो भैया। मन तो करता है तुम दोनों को अभी जान से मारकर यही तुम्हारी 5 बेटियों के साथ दफना दूं। तभी वहाँ मोहन और ललिता खड़े थे और वो जमीन पर जोर जोर से हिलने लगती है। बस करो तुम एक पापी हो और इसकी सजा तुम्हें हम जरूर देंगे। तुम दोनों ने हम सबको मारकर दफना दिया और हमारे माता पिता को हमसे दूर किया। आज हम तुम दोनों को भी यही दफना देंगे। हमें माफ कर दो बेटा, मुझे अभी नहीं मरना है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तभी अचानक से जमीन के नीचे मोहन और ललिता दफन हो जाते हैं। 5 बच्चियों को जीवित देख राजू और लता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और लता उन सबको अपने गले से लगा लेती है। तुम सब मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरे बच्चे मेरे पास है। लता, मैंने तुम्हें बोला था ना, भगवान सब ठीक कर देगा। देखो, हमारी 5 बच्चियां हमारे सामने है। अब राजू और लता और अपनी 5 बच्चों के साथ वहाँ रहने लगता है। 5 बच्चियां मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती है और राजू उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब बहुत